डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनोहारी मैथ्स में। सबसे पहले तो नए वर्ष की शुभकामनाएं आपको देता हूं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड सीखेंगे। गुणनखंड बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वो न केवल कक्षा 8 बल्कि कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, 12 बीजगणित में भी या अंकगणित में भी, भौतिकी में भी, जहां जहां समीकरण बनते हैं वहां वहां गुणनखंड की जरूरत पड़ती है। कुछ विशेष सूत्रों के जो हम डेरिवेशन पढ़ते हैं तो उसमें भी गुणनखंड आ जाता है। तो आइए पहले उसकी कॉन्सेप्ट हम समझें क्या चीज है। तो अगर हम 3 में 2 का गुणा करते हैं तो 6 प्राप्त होता है। 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 प्राप्त होगा। तो ये 6 क्या है? 3 और 2 का गुणनफल है। 6 3 और 2 का गुणनफल है। गुणा करने पर प्राप्त फल क्या है? वही गुणनफल है। लेकिन अगर हम 6 बराबर 2 गुणे 3 कर देते हैं तो ये क्या हो गया? 6 को तोड़ दिया गया, गुणा के रूप में तोड़ा गया, योग खंड नहीं हुआ है, गुणन खंड हो गया है। तो ये जो 2 और 3 है वो 6 का क्या है? गुणन खंड है। इसी प्रकार मान लीजिए कि 2 दूना 4, 3 12, 3 36, गुणा कर देंगे तो 36 हो जाएगा। लेकिन यहीं पर 36 को हम उल्टे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। मतलब ये हो गया कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 इनका गुणनफल 36 आया है। तो ये 36 को जब हम तोड़ दे रहे हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 में तो ये 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 ये 36 के गुणनखंड कहलाएंगे। यहाँ 36 को गुणनफल के रूप में लिखा गया है, यही 36 को गुणनखंड के रूप में लिखा गया है। तो ठीक इसी तरीके से ये तो रही अंकगणित की बात। अगर मान लीजिए लिखा हो 2xy, यह एक बीजीय पद है, 2xy लिखा है, तो इसको अगर हम यहाँ 2 × x × y कर देते हैं तो ये 2xy हो जाएगा। 2x और y का गुणनफल 2xy हो गया। ठीक इसी तरीके से अगर 2xy का हमको गुणनखंड करना रहेगा तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे x गुणे y कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमको ये चीज हम पहले से जानते हैं, लेकिन इनके विषय में हमको पढ़ना है। अब यहाँ पर गुणनखंड की जो है कई कैटेगरी है। पद दिए रहते हैं, कम से कम 2 या 2 से अधिक पद दिए रहेंगे तो हमको उनको गुणनखंड करने के लिए पूछा जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक ऐसा पद होता है जो सब में से हम कॉमन लेते हैं। अब कॉमन शब्द आ गया, हिंदी में सार्वगुणनखंड उसको कहते हैं। तो उसको एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। जैसे मानिए लिखा हो 6xy प्लस 9xy, ऐसे लिखा हो, ये कोई व्यंजक है। बात कर रहे हैं हम गुणनखंड की, उभयनिष्ठ की, या जिसको हम सार्वगुणनखंड कहते हैं। इसको कॉमन भी कहा जाता है, कॉमन भी कह देते हैं। तो ये क्या है? यहाँ देखेंगे, थोड़ा सा एक लाइन लिखा, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 × x। यहाँ पर इंटू लगाया गया है, वो गुणे का चिन्ह मानिएगा। 2 × 3 × x, और ये हो सकता है 3 × 3 × x × y। ये सारा गुणनखंड की बात की जा रही है। तो देखा जाए यहाँ कौन सा ऐसा अंक है या कौन सी ऐसी संख्या है या कौन सा ऐसा बीजीय अक्षर है जो 2 पद हैं। यहाँ एक पद ये है, एक पद ये है। ये द्विपदी व्यंजक है, द्विपदी व्यंजक है। या इन द्विपदी व्यंजक में कौन सा पद है जो दोनों में उपस्थित है? तो देखा जा रहा है 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, लेकिन 3 यहाँ है, 3 यहाँ पर है, तो हम 3 लिख सकते हैं। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, दोनों में तो x को लिख सकते हैं।
तो ये जो हमारा 6x + 9xy है, इसमें 3x एक ऐसा पद है जो उभयनिष्ठ है, जो सार्वगुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। तो उसके बाद से लिखते क्या है, अगर सिर्फ बस छांटना रहे सार्वगुणनखंड के यहाँ तो हम ऐसे छांट सकते हैं, 3x इसका सार्वगुणनखंड है। लेकिन अगर हमको गुणनखंड करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक अवधारणा समझिए। गुणनखंड करने में हम सार्वगुणनखंड छांट लेते हैं, उसके बाद से उसको हम किनारे लिख लेते हैं, फिर एक कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। कोष्ठक का प्रयोग करने के बाद क्या करेंगे, हम ये जो पहला पद है इसमें सार्वगुणनखंड से भाग देंगे। मैं रफ करूंगा यहाँ 2 × 3 × x ये पहला पद है। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, 3x से भाग देंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, बराबर हमको मिल जाएगा 2। जो मिलेगा उसे हम यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहता तो माइनस लिखते। एक बात ध्यान दीजिए, गुणनखंड की प्रक्रिया में यहाँ डिवाइड या इनटू नहीं हो सकता, तो वो दूसरे तरह का सवाल बन जाएगा। लेकिन अभी प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। फिर द्वितीय पद जो हमारा है 3 × 3 × x × y, उसमें 3x से हम जब डिवाइड करेंगे तो x से x कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, बच जाएगा 3y और यहाँ 3y लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों, इस पर आप ध्यान दीजिए। इस प्रश्न के माध्यम से 2 चीज सीखे कि सार्वगुणनखंड क्या चीज है जिसको हम भविष्य में कॉमन लेते हैं। अगर सार्वगुणनखंड क्लियर हो गया है तो गुणनखंड कैसे करते हैं, तो सार्वगुणनखंड जो हो रहता है उसको बाहर लिख लेते हैं, फिर पदों में पहले पद में सार्वगुणनखंड से भाग देंगे, जो भागफल आएगा उसको यहाँ लिखेंगे, फिर जो चिन्ह होगा चिन्ह लिखेंगे। द्वितीय पद में हम उसी सार्वगुणनखंड से भाग देंगे, जो भागफल आएगा उसको यहाँ लिखेंगे और कोष्ठक बंद कर देंगे। तो ये गुणनखंड हमारा हो जाए। ये पहले तरह का गुणनखंड है, पहले तरह का। दूसरे तरह का गुणनखंड समूह बना करके आता है। एग्जाम्पल से भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज में जो भी प्रश्न होंगे उनको देखते भी चलेंगे और व्याख्या भी करते चलेंगे। प्यारे बच्चों, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, समझिए, कॉपी और कलम ले करके बैठिए। इस तरह के सवालों को आप अपने बुक में, जो भी बुक है आपके पास, जो भी बोर्ड है, चाहे वह परिषदीय बुक हो, चाहे वह NCERT हो, SCERT हो, जो भी हो, प्रश्न देख करके उसको आप हल करेंगे, आपको नॉलेज पहुंचेगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले पहुंच जाएं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। दिए हुए पदों में से सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। सिर्फ सार्वगुणनखंड ज्ञात करना, पता लगाना है कि 2 या 2 से अधिक पद अगर दिए हैं तो इनमें से कौन सा पद है या कौन सा अंक है, कौन सी संख्या है जो सब में उपस्थित है। गुणनखंड नहीं करना, सिर्फ सार्वगुणनखंड बताना। तो देखिए यहाँ 12x है और ये कितना है, 36 है। तो अगर हम डिटेल इसको हम हल करेंगे तो पता चल जाएगा हमको। इसको लिख सकते हैं 12 को 2 × 2 × 3 × x और 36 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3 हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 तो यहाँ 12x, 2 दूना 4 तो यहाँ 12 तो यहाँ 36 हो जाएगा। तो सार्वगुणनखंड क्या होगा इसमें, देखिए 2 इसमें 2 बार है, 2 इसमें 2 बार है, ये 3 इसमें 1 बार है, 3 इसमें जो है 2 बार है, तो कम से कम 1 बार, जो उभयनिष्ठ है। संख्या में भी देखेंगे, कम संख्या वाले को हम लिखेंगे यहाँ। जैसे 3 इसमें 2 बार है, 3 इसमें 1 बार है, तो 1 ही बार वाले को लिखेंगे। यानी कि 2 दूना 4 है, ये 12। इसमें क्या हो जाएगा, 12 होगा इसका सार्वगुणनखंड। वैसे देख करके भी बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर 12x है, 36 है, तो बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे x इसमें है, x इसमें तो है नहीं, x तो इसमें उभयनिष्ठ हो ही नहीं सकता, लेकिन इसमें 12 है, यहाँ पर 36 है। तो आप लौसा मौसा पढ़े होंगे तो इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि 12 और 36 है,
कौन सी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12 और 36 को काट सकती है, तो 12 ही है। 12 कम 12, 12 यहाँ 36, तो 12 हो जाएगा। न समझ में आए तो ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे कैसे करेंगे, 2 कितनी बार है, 2 बार, 2 बार है, 2 बार है, तो 2 बार 2 लिखा जाएगा। 3 इसमें 1 बार है, 3 इसमें 2 बार है, तो न्यूनतम घात वाले को लिखा जाएगा। और यक्स जो है, यक्स इसमें है, यक्स इसमें है ही नहीं, तो उसकी बात ही खत्म हो गई, 12 आ जाएगा। यहाँ आप देख करके बता सकते हैं। देखिए 2 यहाँ पर भी है और ये 22 है, 2 और 22 का मौसा जो है 2 हो जाएगा। वाई इसमें है, वाई इसमें है, यक्स इसमें, यक्स इसमें है नहीं, तो यहाँ पर सारा गुणनखंड 2y हो जाएगा। देख करके बताना अच्छा रहेगा, क्योंकि जब गुणनखंड आएंगे तो प्रेजेंस ऑफ माइंड ही काम करना चाहिए। अब कहाँ तक हम गुणनखंड करके प्राप्त करेंगे, ये कोई विधि जो है असली विधि है नहीं, हम इसको हम ऐसे ही देख करके बता सकते हैं। यहाँ देखिएगा 14 है या 28 है, तो 14 और 28 14 से ही कट जाता है। पी यहाँ 1 बार है, पी यहाँ 2 बार है, तो न्यूनतम घात वाले को मैं कहा हूं लिखने के लिए, न्यूनतम घात। ये पी की घात 1 है, पी की घात 2 है, तो पी की घात 1 लिखी जाएगी। क्यू की घात 1 है, क्यू की घात 2 है, तो यहाँ पर क्यू लिखा जाएगा। बस यही सारा गुणनखंड हो गया। इसमें देख लीजिए 2 है, 3 है, 4 है, पहले अंकों को ही खोजेंगे। 2 है, 3 है, 4 है, तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं जिसको एक बार में काट सकती है। बड़ी से बड़ी कोई संख्या नहीं। 1 है, 1 को लिखते नहीं है, तो ये अंकों में तो कोई यहाँ सार्व होगा नहीं। यक्स यहाँ 1 बार है, 1 बार है, यक्स यहाँ पर 2 बार है, इसमें यक्स है ही नहीं, तो सारे गुणनखंड इसमें मैं देख पा रहा हूँ इसमें क्या है, कोई नहीं है, तो 1 लिख सकते हैं। यहाँ देख लीजिए 2 इधर है, 2 इधर है ही नहीं, 2 इसमें है, सब में होना चाहिए मौजूद। 3 इसमें है, इन दोनों में नहीं, बात खत्म है। यक्स यहाँ है, यक्स यहाँ 2 बार है, यक्स यहाँ इसमें है ही नहीं, तो जहाँ कुछ भी कामन नहीं है वहाँ क्या है, 1 लिख दिया जाएगा। 1 लिख दिया गया। यहाँ देखिएगा 6 है, 24 है, 12 है, तो देखिए 6 एक ऐसी संख्या है जो 6 को काटेगी, 24 को काटेगी, 12 को काटेगी, तो 6 हो जाएगा। ए यहाँ 1 बार है, 1 बार है, यहाँ 2 बार है, तो ए लिखा जाएगा 1 बार। बी यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, कम से कम न्यूनतम घात लिखी जाएगी, तो बी। सी 1 बार है, सी इसमें है ही नहीं, इधर भी नहीं है, तो 6AB ही इसका सारा गुणनखंड हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 3 है, 10 है, 6 है, 3 10 6, 3 के पहाड़ा में 10 आता ही नहीं है, तो बात खत्म हो गया। यक्स स्क्वायर है, यक्स क्यूब है, यक्स स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए यक्स का 3 घात है, यक्स का 2 घात है, तो न्यूनतम घात वाले को लिखेंगे, यक्स स्क्वायर लिख देता हूँ। वाई क्यूब है, वाई स्क्वायर है, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर हो जाएगा। रही बात जेड की, तो जेड इसमें इन दोनों पदों में है ही नहीं, तो जेड उभयनिष्ठ नहीं हो पाएगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यह उभयनिष्ठ हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहले वाले प्रश्न में हम लोग सारा गुणनखंड ज्ञात करना सीख चुके हैं, अब गुणनखंड करना है। तो पहला प्रश्न देखिए, लिखा है 7x ऋण 42, इसका हमको गुणनखंड करना है। तो देखेंगे यहाँ ऐसे 7x 7 इंटू एक्स हो जाएगा, और ये इसको मैं क्या कर सकता हूँ 7 इंटू 6 कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ 7 इधर भी है, 7 इधर भी है, दिख रहा है, तो यही सारा गुणनखंड हो गया हमारा। सारा गुणनखंड को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, और गुणनखंड करने का मतलब क्या होता है, जो कॉमन हुआ है उससे पदों में बारी बारी से भाग देना। तो 7 इंटू एक्स में 7 से भाग देंगे तो केवल एक्स आ जाएगा, 7 इंटू 6 में 7 से भाग देंगे तो हमको 6 मिल जाएगा। जब आप अभ्यस्त हो जाएंगे तो आप सीधे सीधे कर सकते हैं 7x माइनस 42, तो क्या हो जाएगा, 7 ऐसा है जो दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है। डायरेक्ट 7 लेकर के 7x में 7 से डिवाइड करेंगे x आएगा, -42 में 7 से डिवाइड करेंगे -6 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ देखा जाए तो -16z प्लस 20z क्यूब हो गया है। अब ये देखेंगे कि उभयनिष्ठ क्या है, इसमें सारा गुणनखंड क्या है। तो देखिए 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 एक ऐसी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है, जो एक साथ 16 और 20 को कैंसिल कर सकती है। तो क्या करेंगे हम, -4 यहाँ उभयनिष्ठ हो जाएगा।
जेड एक बार है, यहाँ पर 2 बार है, न्यूनतम घात वाले को लिखेंगे तो जेड हो जाएगा, कोष्ठक लगा देंगे। अब ये -4z इसका सारा गुणनखंड हो गया। गुणनखंड करना है तो -16z में जब -4z से जब भाग देंगे, जेड से जेड कटेगा, 4 चौके 16, ऋण ऋण का भाग धन हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस है और यहाँ प्लस है माइनस है, तो देखिए +20z³ में -4z का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 20, ऋण धन का भाग जो है ऋण हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, जेड से एक जेड कैंसिल हो जाएगा, z² हो जाएगा। इसको आंसर लिखा जा सकता है। आइए कुछ और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये NCERT क्लास 8 मैथमेटिक्स की बुक है, उसमें कुछ क्वेश्चन दिया है तो मैं उसे हल कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन और भी देख लेते हैं, जैसे मैं छठा, सभी प्रश्न नहीं देख रहा हूँ, कुछ ही प्रश्न देख लेते हैं। लिखा है 5x² और -15xy² लिखा हो, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें देखते हैं। ये 5 है 15 है तो 5 उभयनिष्ठ हो जाएगा। x² x 2 बार है, x एक बार है तो x एक न्यूनतम पावर कॉमन लेंगे। रही बात y की, तो y यहाँ ये सिंगल पावर में है, यहाँ पर डबल में है तो y हो जाएगा, यानी कि 5xy हो गया सारा गुणनखंड। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, गुणनखंड जो करना है हमको, तो 5x² में 5xy का डिवाइड करेंगे। किनारे रफ पर भी कर सकते हैं, यही किया जा सकता है, क्या जरूरत है हमको एक्स्ट्रा वर्क करने की। y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो ओनली x यहाँ पर जो है भागफल आ जाएगा। भागफल लिखते हैं यहाँ इसमें जब भाग देंगे तो 5 × 15 धनात्मक है, ऋणात्मक है, धन ऋण का भाग ऋण हो जाएगा, 5 × 15 3 हो जाएगा, x से x कैंसिल होगा, y से y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ -3y हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा यहाँ। फिर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें लिखा है -4a², 8वां क्वेश्चन दे रखा है यहाँ, -4a² + 4ab -4ca, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। तो देखने से ही स्पष्ट है, यहाँ माइनस अगर मैं लिख देता हूँ, यहाँ 4 4 4 है तो 4 उभयनिष्ठ हो जाएगा, a² a और a है तो a हो जाएगा। b की बात ही खत्म है, c की बात खत्म है, क्योंकि c जो है प्रथम द्वितीय पद में नहीं है और b प्रथम और तृतीय में नहीं है। a ही एक ऐसा है जो सब में, वो भी सिंगल पावर लेकर के, तो -4a उभयनिष्ठ हो जाएगा इसका। अब -4a², माइनस का प्लस हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल हो जाएगा तो a आ जाएगा। माइनस प्लस, ध्यान दीजिए एक बात बताएं, बार बार हमको प्लस माइनस का भाग ऐसा करने की हमको कोई जरूरत ही नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, बस ये देखें, अगर माइनस कॉमन ले लिया गया है तो अंदर के जितने भी चिन्ह होंगे वो सब के सब बदल करके लिखे जाएंगे। ये हमको समझ में आना चाहिए। तो हो जाएगा a, और माइनस कॉमन लिया हूँ, प्लस है तो माइनस कर देता हूँ, 4 से 4 कैंसिल, a से कट जाएगा, b हो जाएगा। माइनस कॉमन लिया गया है, अंदर के चिन्ह बदलेंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, c आ जाएगा यहाँ। इसको आंसर लिखा जा सकता है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, बड़ा नहीं, ax² y प्लस bxy² और प्लस cxyz दे दिया गया है। तो इसमें देखेंगे क्या है, यहाँ a यहाँ है, a इसमें है ही नहीं कहीं। x² देखा जाए, x² x तो है, x है तो लिख लीजिए, y है तो y लिख लीजिए। z की जहां तक बात है, z इसमें है नहीं मत लिखिए, c इसमें है नहीं लिखिए, b भी जो है इधर नहीं है मत लिखिए, यानी कि a b c उभयनिष्ठ नहीं है, a b c और z उभयनिष्ठ नहीं, सिर्फ x और y ही उभयनिष्ठ है। तो देखते हैं कि पावर कितना है, x 2 बार है, 1 बार है, 1 बार है तो 1 बार हो जाएगा, y 1 पावर है, 2 पावर है, 1 पावर है तो 1 लिखा जाएगा। कोष्ठक बंद कर देंगे, बंद करने के बाद से ये सारा गुणनखंड हो गया, बाहर निकाला, इससे प्रत्येक पदों में डिवाइड करेंगे
और इसको कोष्ठक के अंदर लिखेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ax y से y कैंसिल हो गया। ये प्लस है, ये x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा by हो जाएगा, x तो निकल गया। भागफल क्या हो जाएगा, ये c है, c आएगा, x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, z हो जाएगा। इस तरीके से यह आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। इसी का तुरंत नेक्स्ट वीडियो मैं बना देता हूँ जिसमें गुणनखंड और भी तरह के दिए रहेंगे, समूह बना करके गुणनखंड दिए रहेंगे। इसको तब तक आप देखिए। आपने वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगेन हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।